नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो फिर से मैं आपके सामने एज़ ए वीकली एक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करूँगा, एक स्विंग ट्रेडिंग के कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पिछले बार मैंने जब ट्रेड लिया था, तब मैंने आपके साथ शेयर किया और फाइनली वो मुझे बहुत शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। अराउंड 57% के आसपास टारगेट था, तो ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया और इस बार फिर से एक 75% के आसपास टारगेट मुझे मिला है। तो वो मैंने किस तरीके से टारगेट सेट किया और किस बेसिस में मैंने टारगेट सेट किया और इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ से बना और किस तरीके से फंडामेंटल को एनालिसिस किया और फाइनेंशियल को एनालिसिस किया, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रखूंगा क्योंकि आप भी इस सारे पॉइंट्स को रिसर्च करके आप काम कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ 100% प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉसेस भी होता है, मगर लॉसेस का परसेंटेज बहुत कम है और टारगेट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मेरे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है मैं जब से स्विंग ट्रेडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा कोई भी ट्रेड लेने के बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया और जब तक मेरा टारगेट नहीं हुआ और तब तक मैं उस कंपनी के ऊपर वीडियो आपको मतलब बनाकर आपके साथ शेयर करता रहा, क्योंकि आपको भी एक प्रोटेक्शन मिले कि हाँ, सर ने जो ट्रेड लिया है, वो ट्रेड फाइनल तक, टारगेट होने तक उन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किया। तो देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन करूँ। तो मेरे तरफ से कोई भी किसी वीडियोस में रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आज तक किसी से 1 रुपया भी किसी तरीके से चार्जेस भी नहीं लिया। तो और मैं लेने भी मतलब नहीं भी लूँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीज़ सिखाना, सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करना। आपका काम है उस सारी चीज़ों को सीख कर खुद बैक टेस्टिंग करके काम करना। क्योंकि खुद जब मतलब रिसर्च करना सीख जाएँगे, तो किसी का टिप्स के और ट्रिक्स के ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिप्स लेने से आप काम करेंगे, टिप्स लेकर आप काम करेंगे तो आप लॉसेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टिप्स लेकर लॉस किए हैं। अगर आपने भी किसी किसी के पास से टिप्स लेकर लॉस किया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। कितने अमाउंट लॉस किया वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं तो बहुत लॉस किया हूँ, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, टिप्स लेकर ही काम कर रहा था। तो देखिए, हर कोई करता है जब बिगिनर होते हैं, तो प्लीज़ सीख कर काम करिए। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ऊपर बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, मैं पीएसयू बैंक के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता हूँ। हाँ, एक दो कंपनी मेरे पास पीएसयू बैंक का लॉन्ग टर्म के होल्डिंग है। उनमें से एक कंपनी का नाम है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी और एक कंपनी के बारे में आपको मैं जरूर कमेंट्स करके बताऊंगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कमेंट्स में, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, पीएनबी के ऊपर मैंने एज ए ट्रेडिंग पर्पस में काम किया, कोई भी मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने ट्रेड क्यों लिया पीएनबी के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं, तो कंपनी एक देखा जाए तो बैंक है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा घोटाला आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह पे अगर कोई भी घोटाला देखने को मिले तो पीएनबी के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़े से बड़े लोन प्रोवाइड कर देते हैं और बिना जांच करके ही, और इसीलिए बहुत बड़ा घोटाला भी इस बैंक के ऊपर हो जाता है। फिर भी आज तक कंपनी टिके हुए है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। तो सोचिए, अगर घोटाला नहीं होता, अगर कम होते, तो आज पीएनबी बैंक एक अलग लेवल में देखने को मिलता। फिर भी कोई पीएनबी बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं है। इसका मार्केट कैप करीबन 1,35,000 करोड़ के आसपास है। देखिए, आप प्राइस को मत देखिए, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, कंपनी का डेटा इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखिए, कंपनी के बेसिकली जो मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 41.99 है, मतलब 42% आप बोल सकते हैं। अभी कासा रेशियो होता क्या है वो पहले समझ लीजिए। कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। मतलब करंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों को मिलाकर बन जाते हैं कासा रेशियो। अब इस दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी बैंक्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कासा रेशियो में जितना पैसा, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जितना अकाउंट्स बैंक के अंदर ओपन किया गया है और जिसके माध्यम से पैसा आ रहा है, तो वो पैसे में सबसे कम इंटरेस्ट बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। मान के चलिए, बैंक अगर आरबीआई से लोन लेकर दूसरों को लोन दिया, खुद लोन लिया, उसके बाद दूसरों को लोन दिया और वहां से कंपनी इंटरेस्ट कमा रहा है, तो मान के चलिए यहाँ पे बैंक है, तो इंटरेस्ट कमा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा आरबीआई को लोन देना पड़ेगा। अगर वही पैसा कस्टमर से उठाते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से उठा लेते, तो वहां से एक चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा
कि वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम है। करेंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट बैंक देते हैं। तो सोचिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस बेसिस में जितने पैसा कासा रेशियो से आएगा उतना ही बैंक का ग्रोथ होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कासा रेशियो में मुझे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर जैसे प्राइवेट बैंक में आपको 50% के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, ऑब्वियसली अच्छा है, मगर कंपैरिजन टू अदर्स कंपनी तो वहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। बाकी देखिए कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑफ इनकम देखिए, कंपनी का जो कॉस्ट है उसके बेसिस में इनकम कितना है, 51%। अच्छी बात है। चलो अभी देखिए कंपनी का सी आर परसेंटेज क्या है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर मैं रेशियो में लेके जाता हूँ, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी में जो डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिला तो वो नेगेटिव में था। 5 साल में, 3 साल में रिकवरी किया, 2 साल में भी रिकवरी किया। उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, फिर भी नेगेटिव 25% था वो। नेगेटिव से आज पॉजिटिव में आया, यही सबसे बड़ी बात है। रिटर्न ऑफ एसेट भी नेगेटिव से पॉजिटिव आया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का एनपीए, इसका परसेंटेज बहुत कम हुआ। और इस बार जो क्वार्टरली जो एनपीए है वो और भी कम देखने को मिला। देखिए बैंक का सबसे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बैंक जब किसी को लोन देते हैं, अगर वो लोन उठा नहीं पाते तो उसको एनपीए के हिसाब से दिखा देते हैं, प्रोविजन के हिसाब से दिखा देते हैं। तो एनपीए अगर दिखा दे, एनपीए का फुल फॉर्म होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब आप बैंकिंग के जो एसेट है, एसेट क्या होते हैं ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे अकाउंट समझाने के लिए नहीं आया, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। देखिए एसेट और लाइबिलिटी दो अलग अलग चीज है। लाइबिलिटी मतलब बैंक को जो पैसा देना है, और एसेट क्या होते हैं, जो बैंक को मिलने वाले हैं। मतलब मान के चलिए बैंक ने क्या किया, दूसरे को लोन दिया, तो लोन जो दिया तो उससे कंपनी बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वही इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या बन जाएगा एसेट। और लाइबिलिटी कौन सा है, मान के चलिए मैंने बैंक के ऊपर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, तो बैंक मुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। तो हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कंपनी का कितना है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी हमेशा 3.5% के नीचे हो तो अच्छी बात है। तो फिर भी मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि वो 3.80 है, प्राइवेट बैंक नहीं है, गवर्नमेंट बैंक है, तो इसका कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी तो ज्यादा होगा ही। तो सी आर परसेंटेज जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से तो 11% के ऊपर होना चाहिए। तो सी आर का परसेंटेज है सॉरी मतलब है कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अगर कस्टमर कल जाकर बोले कि मुझे पैसा चाहिए, विथड्रॉ करना है, तो वो कहाँ से देंगे। अगर पूरा पैसा वो लोन दे देंगे तो 100% पैसा लोन दे देंगे तो इसलिए आरबीआई ने पहले 9% का कैश सी आर रखने के लिए बोला था। अभी वो परसेंटेज चेंज करके 11% कर दिया। तो देखिए सारे पॉइंट्स आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि इसी तरीके से मैं बैंक्स के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ, डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि बैंक्स के अंदर एक्चुअली चल कर रहा है। अभी चलो कुछ इंपॉर्टेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए किस लेवल में ग्रोथ हुआ। 200 करोड़ के था 2022 के फोर्थ क्वार्टर में, 202 करोड़ था वो। 2000 मतलब 2024 के जो क्वार्टर 3 जो रिजल्ट है उसमें 2200 तक लेवल देखने को मिला। देखिए रिटर्न ऑफ एसेट, यहाँ पे भी एसेट का ग्रोथ हुआ। रिटर्न ऑफ इक्विटी, यहाँ पे भी इक्विटी का ग्रोथ हुआ, जो 1% था बढ़ के 12.5% तक देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी ग्रोथ हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी ग्रोथ हुआ। और साथ ही साथ मतलब जो जो यील्ड ऑन एडवांस है वो भी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का नेट एनपीए, जो क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे तो एनपीए एकदम 4.5%, 4.80% से घटकर सिर्फ 0.96% हो चुके हैं। मतलब एनपीए को कंपनी किस हद तक कम किया, आप सोचिए। जितना एनपीए को कम करेंगे उतना ही ग्रोथ आपको बढ़ेगा। तो एनपीए कम करना सबसे बैंक के लिए इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, और एनपीए को कंपनी बहुत अलग लेवल में ग्रोथ कम किए। मतलब बहुत अलग लेवल में कम किया, तो एक अच्छी बात है। इसीलिए पीएनबी लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। तो कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर लोन ज्यादा से देकर रखा है, आप देख सकते हैं। जो कोर रिटेल है उसके ऊपर 17% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। होम लोन के ऊपर 15% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। सबसे जो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है वो है पर्सनल लोन। ऑब्वियसली पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और व्हीकल लोन्स के ऊपर भी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे व्हीकल्स लोन्स के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का ग्रोथ हुआ 26%, और पर्सनल लोन के ऊपर 30%। मतलब सोचिए कंपनी किस लेवल तक खुद का ग्रोथ कर रहा है। अभी देखिए डिजिटल बेसिस में देखा जाए तो शेयर ऑफ डिजिटल टैक्सेस टैक्सेस में कितना पैसा मिला, 86%।
और आधा जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस है वो भी उसमें कितना 13%। और देखिए यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो 2023 में कंपनी के पास टोटल मतलब रिकॉर्ड था 256 करोड़, वो आज बढ़ के हो चुके 436 करोड़, मतलब 70% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंटरनेट जो बैंकिंग है उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि लोग आज इंटरनेट ट्रांजैक्शन बंद कर रहे हैं, बहुत कम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूपीआई के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि वन क्लिक से ही यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो जाता है। और इंटरनेट ट्रांजैक्शन करेंगे मतलब नेट बैंकिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको एक चार्जेस अलग से देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन है मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिला वो 435% के आसपास देखने को मिला। बाकी आप इस कंपनी के ये सारे एडवांटेज को देख सकते हैं। अभी चलो देख लेते हैं टोटल इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोल रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल्स आप देखेंगे, ध्यान से देखना, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो लगातार बढ़ते चले गए। और पिछले बार का जो रेवेन्यूज था 22,000 करोड़ से बढ़ के इस बार हो चुके 27,000 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए पिछले बार 22,000 करोड़ था, इस बार बढ़ के हो चुके 27,000 करोड़। और इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को बहुत हद तक कम किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट से 700 करोड़ से 2,400 करोड़ बना। तो इतना शानदार अगर कंपनी प्रॉफिट करे तो कंपनी के तो ग्रोथ होगा ही, कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप तो देखने को मिलेगा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहे हैं वो भी तो देख लीजिए। तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है। जैसे एफएस के पास 1% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके कितना 3%, मतलब 2% बढ़ा चुके हैं एफएस। और डीएस क्या कर रहा है, डीएस मतलब म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड के पास 2.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 4.5%। और आदर्श के पास कितना होल्डिंग्स है 8.9%, मतलब बाकी जो डीएस है उसके पास 8.9% के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास होल्डिंग्स है 10%, बाकी पूरा के पूरा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है 73%। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। और मज़ेदार बात ये है इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 17 इसका पी रेशियो है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 9.66 के आसपास है। तो मैं पी रेशियो एक बार में चार्ट के हिसाब से देखा तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 5 साल में इसका पी रेशियो टॉप लेवल में कब था, 2000 कोविड के बाद। कोविड के बाद इसका पी रेशियो कहाँ पे था 58 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है 20 के आसपास। मतलब कोविड जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम कंपनी का पी रेशियो करीबन करीबन 19 के आसपास था, और आज वही लेवल में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ से लेकर हायर लेवल तक जाने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार इसी तरीके से जाम हुआ था, और सेकंड टाइम इसी तरीके से हिस्ट्री रिपीट वो कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी का प्राइस टू बुक, एक बार मैक्सिमम भी देख लेता हूँ। हाँ देखिए, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर टॉप लेवल तक देखो तो अराउंड 1.6 था, अभी कितना है 1.4 के आसपास, मतलब अभी भी 0.2% के आसपास ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बेसिस में कंपनी धमाका बन जाएगा। तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है उस पॉइंट्स को आप देखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पे एक एंटी बना था, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, और इस लेवल तक टारगेट था। तो यहाँ पे मुझे 57% के अराउंड टारगेट मिला, और अभी फिलहाल के लिए क्या बना, फिर से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए ऊपर गया, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा 173 के आसपास, जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन जो परसेंटेज है 75% के आसपास। तो एक बहुत बेहतरीन टारगेट मुझे लग रहा है कि वो पंजाब नेशनल बैंक देने वाला है। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस किया है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, और इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।